ओके, सो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि गॉस लॉ के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें देखी। फिर हमने देखा कि कंडक्टर में या किसी मेटालिक सरफेस पे कोई भी पॉइंट पे फील्ड हमेशा जीरो होगा। अगर आप एक कैविटी भी बना लें उस सरफेस के अंदर, तो उस कैविटी के अंदर भी फील्ड जीरो होगा। इसको हमने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। उसको यूज करके हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, जहां पे आपके पास दो मेटालिक शीट्स है, कंडक्टिंग शीट्स आमने सामने रखी हुई हैं। उनपे कुछ इंडिविजुअल चार्जेस हैं, लेकिन क्योंकि इंडक्शन की वजह से सरफेस पे डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस आ जाते हैं, तो वो चार्जेस हमें फाइंड करने थे। तो हमने ये देखा था कि जो आमने सामने वाले सरफेसेस हैं, उन सरफेसेस पे हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा। और वो कैसे कैलकुलेट करते थे, तो उसका एक बड़ा आसान सा तरीका था कि जितने भी प्लेट्स यहाँ पे रखी हैं, उन सब का नेट चार्ज डिवाइडेड बाय 2 आप दोनों एक्सट्रीम सरफेसेस पे दे दीजिए। एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट पे आप दोनों दे दीजिए। उसके बाद हर एक के लिए बचा हुआ चार्ज आप डिस्ट्रीब्यूट करते चलिए। जैसे यहाँ पे टोटल था 9 और -5, टोटल आया 4, 4/2 इज 2। सो 2 कॉलम इन 2 कॉलम आपने यहाँ दे दिए। अब आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो क्योंकि यहाँ -5 टोटल होना चाहिए, 2 यहाँ पे दे चुके हैं, तो इस सरफेस पे -7 आना चाहिए, तभी ये दोनों मिलके -5 को फिर से बना पाएंगे। तो दिस वाज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आपने देखा कि क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, यहाँ -7 है तो यहाँ +7 आ गया, और यहाँ +7 आ चुका है। यहाँ ऑलरेडी 2 कॉलम था, 9 कॉलम मिलके बन गया। ये हमारा एक वापस से चेक भी हो गया, करेक्टनेस चेक हो गई कि यहाँ पे 7 कॉलम आया, यहाँ 2 था, और ये दोनों मिलकर 9 बना रहे हैं, तो यस बना रहे हैं, करेक्ट हो गया आंसर। ऐसे ही जब आपने 3 के लिए देखा था, तब भी इसी तरीके से करना था। टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2, उनको आप एक्सट्रीम पे दे देंगे। यहाँ पे टोटल चार्ज, ये +10 -10 कैंसिल हो गया, बचा 20, 20/2 इज 10। सो 10 और 10 आपने यहाँ दे दिया, उसके करस्पॉन्डिंग आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तो क्योंकि यहाँ टोटल 10 था, 10 आप इस सरफेस पे दे चुके हैं ऑलरेडी, तो अब यहाँ कितना बचेगा? 0। 0 तो यहाँ भी 0, इक्वल एंड अपोजिट। और अगर ये 0 है, टोटल 20 है, तो यहाँ 20 आना चाहिए। अगर यहाँ 20 है, तो यहाँ -20 आना चाहिए। -20 और +10, क्या -10 बना दिया? यस बना दिया, तो चेक भी हो गया कि सही है हमारा आंसर। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा था, ये कई बार क्वेश्चंस में काम आता है। आगे इसको चल के हम जब अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस पूरे चैप्टर की, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस और करेंगे। चलिए, आज एक दो क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। आज नया टॉपिक शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ओके, सो क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्या कह रहा है देखिए। एक चार्ज है यहाँ पे -q, नेगेटिव चार्ज है। इसकी इनिशियल स्पीड 0 दे रखी है, t = 0 पे, यहाँ पे है, रेस्ट पे है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगाया गया। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड था 10 न्यूटन पर कूलम। इस मैग्नीट्यूड की वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसको एक फोर्स मिला, एंड फाइनली फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, और किसी टाइम t पे इसकी वेलोसिटी हो गई 10 i कैप - 10 j कैप। तो आपसे पूछा गया कि बताइए, अगर ये फील्ड एक सरफेस एरिया से 1 मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया है जो एक्सजेड प्लेन में है, उसको कट करता है, तो बताइए उस सरफेस से फ्लक्स कितना होगा? ये आपका क्वेश्चन। तो बेसिकली यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में बताइए। पहला क्वेश्चन तो ये है, क्योंकि हम जानते हैं फ्लक्स फ्लक्स होता है E.S या E.A, आप कर लीजिए, एरिया करना है तो, या E.S कर लीजिए। phi = E.S। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में है और सरफेस एरिया भी वेक्टर फॉर्म में है, तो मैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके अपना आंसर बता सकता हूँ। ठीक है, ये अपना काम किया जा सकता है। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को बताइए आप वेक्टर फॉर्म में, कैसे बताएं? तो अब यहाँ पे मोशन वाली बात दिमाग में आनी चाहिए। मोशन क्या कहता था कि अगर इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो धीरे धीरे इसका एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा, और फाइनली इसकी वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगी। दिस इज मोशन इन 1D का कॉन्सेप्ट। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, उसी डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगा होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, दिस इज अ नेगेटिव चार्ज, हम जानते हैं कि एक नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो फील्ड के अपोजिट लगता है, तो दिस फील्ड शुड बी इन दिस डायरेक्शन। ये फील्ड होगा। अब मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेलोसिटी वेक्टर मुझे पता है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है यूनिट वेक्टर का, पढ़ा हुआ है हमने यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का क्या काम था? ये डायरेक्शन दिखाता था।
और कैसे देते थे, अगर ए एक वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसको लिखते थे ए कैप गिवन बाय ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इस तरीके से यूनिट वेक्टर दिया जाता था। तो यहाँ पे मैं वेलोसिटी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालता हूँ, वी कैप में निकालना चाहता हूँ, वेलोसिटी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। ऐसा क्यों? ताकि मुझे ये वाली डायरेक्शन पता चल जाएगी कि ये डायरेक्शन कौन सी है। यूनिट वेक्टर गिव्स नथिंग बट डायरेक्शन, तो मुझे ये वी कैप पता चल जाएगा। और इसी के अपोजिट डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता चल जाएगा। सो वी कैप में निकाल रहा हूँ। आपको ये दे रखा है 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप डिवाइडेड बाय एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अगर ये है तो इसका मैग्नीट्यूड दिया जाता था रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। तो यहाँ लिखते हैं इसका मैग्नीट्यूड, तो 10 और 10 10 रूट 2 इसका आ जाएगा मैग्नीट्यूड। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, रूट ओवर 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 10 रूट 2 इज द मैग्नीट्यूड। सो यूनिट वेक्टर आपको यहाँ से मिल गया 1 बाई रूट 2 आई कैप माइनस 1 बाई रूट 2 जे कैप। दिस इज द यूनिट वेक्टर। और अब यूनिट वेक्टर मुझे मिल चुका है, मुझे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होगा, अगर मैं यहाँ से देखूं, वेक्टर ए कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट डायरेक्शन। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस वी कैप, क्योंकि वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है तो मतलब फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लगा होगा, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में रहा होगा। तो जो डायरेक्शन वी कैप की है उससे अपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ लिखा माइनस वी कैप। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है आपको दे रखा है 10 न्यूटन पर कूलम, वो यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो दिस विल गिव यू 10 और यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस 1 बाई रूट 2 आई कैप प्लस 1 बाई रूट 2 जे कैप। यह आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी तक तो आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया है। अब दूसरी बात आपको चाहिए एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर देखो कौन सा एरिया बोला हुआ है यहाँ पे, सरफेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर, तो ठीक है, एरिया मैग्नीट्यूड हो गया 1। एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन में कौन सा वेक्टर एरिया वेक्टर बताएगा। तो देखिए अगर आप इस तरीके से लेते हैं इसको, लेट्स से यहाँ पे ऐसा है, ठीक है, एक्स वाई और सामने की तरफ है जेड, ठीक है, इस तरीके से इसको अपन बना सकते हैं। ये दिख रहा है, ठीक है। तो जेड आपकी तरफ जो आ रहा है वो है ये, ठीक है, एक्स और वाई है। आपको पूछा क्या एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन इज दिस प्लेन, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये एक्स जेड प्लेन है, क्योंकि इधर एक्स डायरेक्शन है ये जेड डायरेक्शन है, दिस प्लेन इज एक्स जेड प्लेन। और हम जानते हैं कि एरिया वेक्टर हमेशा होता है सरफेस के परपेंडिकुलर, तो जो आप एरिया वेक्टर लिखेंगे वो आएगा टुवर्ड्स जे कैप, दिस इज द एरिया वेक्टर, क्योंकि ये सरफेस हो गया, इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर। सो एरिया वेक्टर इज रिटन एज जे कैप। तो हम यहाँ लिखेंगे सरफेस एरिया मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है तो 1 जे कैप, दिस इज द सरफेस एरिया। अब आप निकाल सकते हैं फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस। डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका, आई को आई से मल्टीप्लाई करो, जे को जे से मल्टीप्लाई करो, सबको ऐड करते चलो। तो यहाँ पे तो आई 0 है, 0 आई कैप, तो आई से आई मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा, जे से जे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाई रूट 2, ये आपको आएगा। तो फाइनल आंसर इज 1 बाई रूट 2। ये आपका आंसर है फाइनल फॉर द फ्लक्स, 1 बाई रूट 2। फ्लक्स का आप यूनिट लिख सकते हैं, फ्लक्स की यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आपकी यूनिट हो जाएगी फ्लक्स की। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें इसमें यूज होती हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें एक साथ यूज हुए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको वेलोसिटी दे रखी है, तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी दे रखी है, आपको यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रखा है, और पूछा है फ्लक्स बताइए। तो फ्लक्स के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकालना पड़ेगा। वेक्टर के लिए चाहिए होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड गिवन है, डायरेक्शन देखना पड़ेगा। डायरेक्शन आप वेलोसिटी से कैलकुलेट करेंगे, और क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा होगा, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रही होगी। तो पहले डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर निकाला सबसे पहले वेलोसिटी का, वेलोसिटी का वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड, दिस इज द वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे इस तरीके से, मैग्नीट्यूड इनटू माइनस ऑफ दिस यूनिट वेक्टर, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन थी। यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। फिर आपने स्टेटमेंट में पढ़ा कि एरिया एरिया दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर इन एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, तो वाई जो होगा ये इसका एरिया वेक्टर होगा, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से आपने जे कैप में लिखा इस एरिया वेक्टर को। फिर आपने किया डॉट प्रोडक्ट फ्लक्स निकालने के लिए, तो ये कॉन्सेप्ट यूज किया फाई इक्वल टू ई डॉट एस। तो एक बढ़िया क्वेश्चन ये है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। यस और नो? क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। ठीक है, सभी लोगों को ना? यस ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए जल्दी से, बोला है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट एक्स बाई एल आई कैप। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है आई कैप है, मतलब टुवर्ड्स एक्स एक्सिस ये फील्ड है। पर ये फील्ड जो है वो वेरी कर रहा है मैग्नीट्यूड में, क्योंकि यहाँ पे एक्स दे रखा है। तो जैसे जैसे अगर आप ओरिजिन से इस तरफ चलते हैं तो एक्स इंक्रीज होता है, एक्स इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज हो रहा है इन दिस डायरेक्शन। तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है विद अ कांस्टेंट डायरेक्शन टुवर्ड्स एक्स। फाइंड चार्ज कंटेन्ड इनसाइड अ क्यूबिकल वॉल्यूम, क्यूब एक बना रखा है, बाय सरफेसेस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू l, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू l, z इक्वल टू 0, z इक्वल टू l। ऐसा एक क्यूब है। तो आप इसको ध्यान से देखो तो बेसिकली क्यूब बना हुआ है एल साइड का। ठीक है, जो ओरिजिन पे एक इसका पोर्शन टिका हुआ है, बाकी उस तरफ है। तो मैं इसको बना देता हूँ जल्दी से। ऐसा एक क्यूब यहाँ पे आपने बना रखा है। ठीक है, आपको जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है वो दे रखा है एक्स एक्सिस में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। ओके, सो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स एक्सिस, इस तरफ से पीछे यहाँ पे आ रहा है। ओके, अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, आपसे क्या पूछा गया कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्रॉस करके जाएगा तो यहाँ पे जब इस सरफेस पे जब आएगा तो यहाँ कुछ फ्लक्स बनेगा, ऐसे ही जब इस सरफेस से बाहर जाएगा तो यहाँ कुछ फ्लक्स बनाएगा। बाकी कहीं पे कोई फ्लक्स नहीं बनने वाला किसी भी एरिया से। क्यों? क्योंकि इस एरिया को अगर देखो तो इसके पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। सिमिलरली पीछे वाला एरिया अगर आप देखेंगे, वो पीछे वाला एरिया उसके भी पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है, नीचे वाले एरिया के भी पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो फ्रंट है इस फ्रंट से भी पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द सरफेस, वहां से कोई फ्लक्स नहीं होगा। जो भी फ्लक्स होगा वो इन दोनों सरफेसेस से होगा, क्योंकि इन दोनों को ये क्रॉस करके निकल रहा है। अब इससे अपन फ्लक्स देखते हैं। तो फ्लक्स इन अगर मैं देखूं यहाँ पे फाई इन, और यहाँ देखूंगा फाई आउट, कितना कितना आ रहा है। ठीक है, तो चेक करते हैं कितना हो गया यहाँ पे फाई इन। फाई इन कैन बी रिटन एज, क्योंकि ये ओरिजिन पे है, देखो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू l, तो ये जो पॉइंट है दिस इज x इक्वल टू 0, दिस पॉइंट इज x इक्वल टू l। तो क्योंकि ये ओरिजिन, और ओरिजिन पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो यहाँ पे x की जगह मैं 0 रखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिलेगा 0। जब ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फ्लक्स इन भी कितना है? 0 है, क्योंकि ये ओरिजिन पे प्लेस था, ये वाला पोर्शन, ये वाला एरिया। आगे वाली बात करते हैं x इक्वल टू l पे। तो फाई आउट की अगर मैं बात करूं तो बात कर सकता हूं, यह है एट x इक्वल टू l। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x की जगह l डालूंगा तो l बाई l कैंसिल हो जाएगा, बचा E नॉट। सो E नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पोजीशन। इसके करस्पॉन्डिंग फाई आउट निकाला जा सकता है E इंटू एरिया। तो E नॉट इंटू एरिया इज l स्क्वायर, सारी साइड l l की है, क्यूब है एक। तो फाई आउट आपके पास आ गया ये, फाई इन आ गया 0। अब आपको चाहिए नेट फ्लक्स, तो फाई नेट। फाई नेट होता है, हमने पहले बोला था कि जो बाहर आने वाला फ्लक्स होता है वो पॉजिटिव होता है, अंदर जाने वाला फ्लक्स नेगेटिव होता है। तो नेट निकालने के लिए आउट माइनस इन कर सकते हैं। आउट इज ई नॉट एल स्क्वायर माइनस 0, सो दिस इज ई नॉट एल स्क्वायर, दिस इज नेट फ्लक्स। और अब लगेगा गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है कि जो नेट फ्लक्स होता है किसी सरफेस से,
वो दिया जाता है Q enclosed by epsilon naught। तो Q enclosed अपने को ऐसे पूछा गया था, इट कैन बी रिटन एज phi net into epsilon naught। phi net अपने निकाल रखा है, सो आंसर शुड बी E naught epsilon naught L square। दिस इज Q enclosed in this cube। ये आपका फाइनल आंसर आएगा फॉर दिस। आपसे ये पूछा गया था कि बताइए कितना चार्ज इस क्यूबिकल सरफेस के अंदर है, फाइंड चार्ज कंटेन्ड इनसाइड अ क्यूबिकल वॉल्यूम। तो चार्ज एनक्लोज निकालना था, तो तरीका क्या है, फ्लक्स निकाल लो उससे, फ्लक्स मिल गया, गॉस लॉ लगा के एनक्लोज चार्ज निकाला जा सकता है। तो ये इसका तरीका रहेगा, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं, फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। ये चलिए इस क्वेश्चन को बाद में ही करेंगे, इसको अपन जब आर्काइव डिस्कस करेंगे इससे जेईई और नीट के प्रीवियस क्वेश्चन, तो इसको कर लेंगे, अभी छोड़ते हैं इसको। ओके, सो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का। एंड दिस इज अ कॉन्सेप्ट जो आपको फॉर्मूला वाइज ध्यान रखना है। इसका कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ, डेरिवेशन पे हमें नहीं जाना है, आसान डेरिवेशन, लेकिन उसको याद रखने का मतलब नहीं है, उसको पढ़ के भी कोई सेंस नहीं है, हमें सिर्फ फॉर्मूला उसका ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या कहता है कि भैया आप अगर एक सरफेस ले लीजिए, अपन मान लीजिए कि स्फेरिकल सरफेस लेते हैं, ठीक है। इस स्फेरिकल सरफेस पे मान लीजिए कंडक्टर था, आपने चार्ज दिया क्यू चार्ज, ठीक है, शेल है ये, दिस इज शेल, बोलो है, इस पे आपने चार्ज दिया क्यू। अब क्योंकि ये कंडक्टिंग है, सारा का सारा जो चार्ज है वो इसके आउटर सरफेस पे आ जाएगा, तो सारा का सारा चार्ज इसके आउटर सरफेस पे आ गया। मान लीजिए आपने एक क्यू चार्ज पॉजिटिव चार्ज दिया था, तो सारा सारा चार्ज आउटर सरफेस पे आ गया। ओके, अब ये सारा चार्ज जो आउटर सरफेस पे है वो अभी भी एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, क्योंकि सब पॉजिटिव चार्जेस हैं, आपस में रिपल्शन यहाँ पे लगातार हो रहा है। और रिपल्शन ऐसा हो रहा है कि ये लगातार अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि रिपेल करेगा तो चार्जेस दूर जाना चाहेंगे। दूर कैसे जा सकते हैं? अब ऑब्वियसली ये उछल के हवा में तो आ नहीं जाएंगे, सरफेस पे हैं, तो सरफेस को ही ये खींचते हैं, बाहर की तरफ खींचेंगे कि भाई चलो दूर चलते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ जो ये एक प्रेशर अंदर की तरफ से डेवलप हो रहा है, यहाँ पे हमेशा इस तरीके से एक प्रेशर इस पे फील होगा बाहर की तरफ, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, जो चार्जेस के वहां पे इकट्ठा होने की वजह से हो रहा है। चार्जेस रिपेल कर रहे हैं, इस रिपल्शन की वजह से वो लगातार एक्सपैंड होना चाह रहा है, इस एक्सपेंशन की वजह से उस पूरे में एक टेंशन डेवलप हो चुकी है, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। और इसकी जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की, वो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर is given by sigma square by 2 epsilon naught। sigma square by 2 epsilon naught। sigma क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। sigma is surface charge density, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है, इससे आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ऐसा था कुछ कि बोला गया एक सोप बबल है, दिस इज अ सोप बबल, ठीक है। इसकी रेडियस दे रखी है आर, इसकी सरफेस टेंशन आपको दे रखी है, सरफेस टेंशन वाला कॉन्सेप्ट याद है? सरफेस टेंशन आपको दे रखी है टी, फ्लूइड में पढ़ा था सरफेस टेंशन टी, ठीक है। इस पे एक चार्ज भी आपने दे दिया क्यू चार्ज। आपसे बोला गया कि अगर अंदर का प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, तो बताइए ये क्यू चार्ज कितना होना चाहिए, या सरफेस टेंशन कितनी होनी चाहिए, रेडियस कितनी होनी चाहिए, कुछ भी पूछ सकते हैं, बेसिकली रिलेशन अपने को पता होना चाहिए यहाँ पे। तो पूछा बताइए ये चार्ज कितना होना चाहिए। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है सॉल्व करने का वो क्या है कि जब सोप बबल होता है ना, तो सोप बबल एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह होता है, एक बलून की तरह होता है, ठीक है। अब बलून में आप जब हवा भरते हैं, आप उसे अगर ओपन छोड़ देंगे तो क्या होगा? वो हवा अपने आप बाहर आ जाएगी ना, बलून कंप्रेस हो जाएगा अपने आप, हवा पूरी बाहर आ जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो बलून लगातार एक प्रेशर डेवलप किए हुए है उस एयर पे। क्यों? क्योंकि वो इलास्टिक है। ऐसे सोप बबल, वो जो फिल्म होती है वो पूरी भी इलास्टिक होती है, वो अपने आप को हमेशा कंप्रेस करके रखना चाहती है, तो उसकी वजह से एक अंदर प्रेशर डेवलप होता है, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा प्रेशर इनसाइड द सोप बबल। ये एक्स्ट्रा प्रेशर कितना होता है? एक्स्ट्रा प्रेशर
inside due to surface tension. इसका जो फॉर्मूला होता है अगर आपको याद हो तो दिस फॉर्मूला इज 4T/R. दिस इज द एक्स्ट्रा प्रेशर या एक्सेस प्रेशर जिसको बोलते हैं, ठीक है. एक्सेस प्रेशर 4T/R. दिस एक्सेस प्रेशर मतलब आउटसाइड से इतना अंदर प्रेशर ज्यादा होगा. लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपको बोल दिया कि भैया अंदर का जो प्रेशर है वो तो बाहर के बराबर है. तो ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि आपने इसको जो चार्ज दिया है वो चार्ज इस पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इस पे लग रहा है ये कैसा लगता है, ये लगता है बाहर की तरफ. तो ये इसको एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है, जबकि सरफेस टेंशन इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रही है. और यहाँ सिचुएशन ऐसी है कि ये दोनों बराबर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तभी अंदर का प्रेशर जो है वो बाहर के प्रेशर के बराबर है. तो बस आपको यहाँ यही करना है. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इज इक्वल टू एक्सेस प्रेशर सरफेस टेंशन वाला. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर अभी बढ़ा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. ये आपको पता है 4T/R होता है. यहां से आप निकाल सकते हैं अपना चार्ज. कैसे निकालेंगे चार्ज? तो सिग्मा सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी. इसको लिखा जा सकता है Q बाय सरफेस एरिया विच इज 4πr स्क्वायर. दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी. इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो Q स्क्वायर बाय 4πr स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 4T/R. यहाँ से आप Q आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं. इसको सिर्फ ट्रांसफर करो, रूट लो, Q आपको मिल जाएगा. सो ये एक क्वेश्चन था जो प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी अपन बाद में करेंगे. जब आप रिवीजन की बात करेंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन फिर से आएगा एक बार. बट ये क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं. तो फॉर्मूला हमने को ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा डेरिवेशन पे अपने को नहीं जाना है. सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर पहली बात तो क्या है, क्यों होता है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. दूसरी बात, इसका फॉर्मूला इज सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. अभी शेप कैसी भी हो सकती है, स्फेरिकल यहाँ पे हम ले लेते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही सिमेट्रिकल शेप है. बड़ी आसानी से क्वेश्चन बन जाते हैं और सॉल्व भी हो जाते हैं. इस वजह से हम जनरली यही शेप आपको मिलती है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कॉन्सेप्ट अपने को ध्यान रखना है. ओके, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है वो आता है फील्ड इनसाइड अ स्फेरिकल कैविटी. ठीक है, अब इसको एक डायग्राम से समझते हैं. ये एक स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है. दिस इज अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का क्या हिसाब हो गया कि जितना मैं चार्ज इसमें दूंगा वो सारा इसी के अंदर रहने वाला है. तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जितना मैंने इसको चार्ज दिया वो सारा का सारा इसके अंदर है, पूरी जगह पे इस पे चार्ज है. ठीक है, इस तरीके से. अब क्या किया गया, यहाँ पे बना दी गई एक कैविटी. कैविटी मतलब एक होलो कर दिया गया अंदर से उसको कुछ पोर्शन. तो लेट्स से मैं यहाँ बता देता हूँ कि यहाँ पे कुछ पोर्शन होलो कर दिया गया, इतना पोर्शन होलो कर दिया गया. ठीक है, अगर इतना पोर्शन होलो कर दिया तो मैं इसको बना देता हूँ इस कलर से. दिस इज अ होलो. ठीक है, यहाँ पे एक बना दी कैविटी, इसके अंदर अब कोई चार्ज नहीं है. आपसे पूछा गया कि अगर इस पूरे पे चार्ज क्यू था, या इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं. इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है रो. रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. तो आपसे पूछा गया कि इस कैविटी के अंदर किसी पॉइंट पे फील्ड बताइए. ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं. ये इसका सेंटर हो गया, ये कैविटी का सेंटर हो गया. तो मैं इसको C1 और C2 बोल देता हूँ, दो सेंटर्स यहाँ पे अपने पास. ये बाहर वाली रेडियस आपके पास R है, अंदर छोटी रेडियस स्मॉल r मान सकते हैं. और यहाँ पे मैं अंदर एक पॉइंट ले लेता हूँ जहाँ पे अपने को फील्ड देखना है. तो दिस इज द पॉइंट जहाँ पे अपन फील्ड देखना चाहते हैं. ठीक है, अब ये पॉइंट है लेट्स से P. इस P पॉइंट पे अपन फील्ड देखना चाहते हैं. फील्ड कैसे देखें इस बात को समझते हैं. आपने जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखा था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में क्या किया था, या जब सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा था तो क्या किया था कि जो कैविटी वाला पोर्शन था आप उसे कैसा मानते थे. मान लीजिए यहाँ पे एक कैविटी है, तो आप मानते थे कि ये पूरा एक मास, इसके अपने को सेंटर ऑफ मास या इसका अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. तो आप इसको क्या मानते थे कि ये पूरा था, ये पूरा यहाँ पे रहा होगा, माइनस इसमें से छोटा सा आप इसका माइनस कर देते थे. ठीक है, तो ये पूरा माइनस दिस. माइनस करने का मतलब कि आपने ये वाले मास को कंसिडर यहाँ पे नहीं किया, इसको आपने यहाँ से हटा दिया था.
तो सिमिलर तरीके से हम यहाँ भी ऐसा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि मान लीजिए ये था पूरा पॉजिटिव चार्ज, पूरी जो स्फीयर में चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। अब आप एक अगर इस साइज का नेगेटिव स्फीयर उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या होगा, इस पूरे में था पॉजिटिव चार्ज, आप लेके आए एक छोटा स्फीयर नेगेटिव चार्ज का और यहाँ पे लाके रख दिया, तो सोचो क्या होगा, यहाँ जो पॉजिटिव थे वो अब नेगेटिव से मिल जाएंगे, जो आप नया लेके आए नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके न्यूट्रल हो जाएगा। यस, तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं बचा इस पोर्शन में, कहाँ गया वो सारा चला गया यहाँ पे। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि अब इसको इस तरीके से बता सकते हैं कि ये एक आपके पास बड़ा स्फीयर है जिसके अंदर पूरा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, दिस इज कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, प्लस एक छोटा स्फीयर आपके पास है जिसके अंदर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज भरा हुआ है, दिस इज कंप्लीट नेगेटिव चार्ज। ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं। सो दिस कंप्लीट इज पॉजिटिव, मैं इसको पॉजिटिव बना देता हूं, this complete is a positive charge sphere and this complete is a negative charge sphere। अब इन दो स्फीयर्स की वजह से अपने को एक पॉइंट पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखते हैं पॉइंट कहाँ पे, पॉइंट यहाँ पे है, मैं इस पॉइंट को बना देता हूँ, दिस इज द पॉइंट। ये तो हो गया आपका सेंटर, ये हो गया इसका सेंटर, और यहाँ पे ये पॉइंट है जिसपे अपने को पॉइंट पी पे अपने को फील्ड चाहिए, ठीक है। ये हो गया पॉइंट C1, ये हो गया C2 सेंटर्स, ये हो गया C2 और यहाँ पे पॉइंट, ऐसा हिसाब है। अब इस पी पॉइंट पे दो की वजह से फील्ड देखना पड़ेगा, एक इस पूरे पॉजिटिव स्फीयर की वजह से, एक इस पूरे नेगेटिव स्फीयर की वजह से। अगर मैं इस पॉजिटिव स्फीयर की वजह से फील्ड यहाँ पे देखना चाहूँ तो आपने फॉर्मूला लिखा था, याद कीजिए क्या फॉर्मूला लिखा था आपने, एक सॉलिड स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पे क्या फॉर्मूला लिखा था, जल्दी बोलो कोई भी। सॉलिड स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पे क्या फॉर्मूला था, ई इनसाइड, जल्दी जल्दी जल्दी, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, लिखा था ये फॉर्मूला। यस, तो ये था आर वेक्टर, ये था इस तरीके से, मतलब जो आर वेक्टर आप बनाते थे उसी डायरेक्शन में वहां पे फील्ड होता था, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे वेक्टर बनाऊं तो अगर मैं इस बड़े वाले स्फीयर की वजह से देख रहा हूँ तो इसकी वजह से ये आर वेक्टर बनेगा सेंटर से इस पॉइंट तक का, और इसी डायरेक्शन में आगे फील्ड भी मिल जाएगा आपको। तो ये हो गया E1, बड़े वाले स्फीयर की वजह से इस डायरेक्शन में फील्ड। ऐसे ही अगर ये छोटे वाले स्फीयर को देखो तो दिस इज ऑल्सो सॉलिड स्फीयर, इसके अंदर भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, बट क्योंकि यहाँ चार्जेस नेगेटिव है, इसके अंदर देखो तो ये पूरा नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज में फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, तो यहाँ जो फील्ड बनेगा वो बनेगा इस डायरेक्शन में, टूवर्ड्स द सेंटर यहाँ पे फील्ड बनेगा, ठीक है। तो मैं इसको भी बना देता हूँ, दिस फील्ड इज टूवर्ड्स द सेंटर, इस डायरेक्शन में ये बन जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज E2। तो ऐसे दो फील्ड्स आपके पास बन गए E1 और E2, जो नेट फील्ड मिलेगा वो मिलेगा E1 प्लस E2 से, ठीक है। E1 प्लस E2 करते हैं तो देखिए ये हो गया आपका सेंटर C1, ये हो गया सेंटर C2, यहाँ पे पॉइंट है P, ये एक है E1, ये एक है E2, इन दोनों का आपको सम करना है। सम करने का तरीका क्या होता है, वेक्टर सम करेंगे, तो वेक्टर सम देखिए ध्यान से, इसको मैं थोड़ा छोटा बना देता हूँ तो ज्यादा ठीक रहेगा। ये आपका हो गया वेक्टर E1, दिस इज वेक्टर E2। ध्यान दीजिए कि ट्राइंगल लॉ में आपने पढ़ा था कि दो वेक्टर्स जब हेड टू टेल अरेंज होते हैं तो कैसे इनका सम बताया जाता है। सम बताने का तरीका होता है इनका कि यहाँ से यहाँ तक इसको मिला लीजिए, दिस इज द नेट रिजल्टेंट, ये आपका आएगा। सो दिस आर इज इक्वल टू E1 प्लस E2, ये आपको मिलेगा रिजल्टेंट। और देखिए ध्यान से, तो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट इज जॉइनिंग दिस टू सेंटर्स, रिजल्टेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर्स C1 एंड C2। तो ये यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। देखिए पॉइंट P अपन एक रैंडम पॉइंट लिया था, हमने कोई डिसाइड करके नहीं लिया कि पॉइंट कहाँ लेंगे, आप चाहे इस पॉइंट को यहाँ कहीं लेते, यहाँ कहीं लेते, यहाँ कहीं लेते, आपको जो रिजल्ट मिलता ना वो हमेशा यही मिलता, अलोंग द C1 C2। और इसकी वैल्यू अगर देखें तो देखो कितनी आती है, अगर मैं E1 लिखूं तो E1 लिखूंगा रो
r बाई r1 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अगर E2 लिखूंगा तो लिखूंगा माइनस रो r2 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, माइनस लगाऊंगा क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव चार्ज वाला फील्ड है वो। अपने को चाहिए ई नेट, ई नेट इज E1 प्लस E2 इन वेक्टर फॉर्म। सॉल्व करते हैं तो यहाँ से मिल रहा है रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से आ रहा है r1 माइनस r2, r1 माइनस r2 वेक्टर्स। r1 माइनस r2 आप जब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये r1 वेक्टर है, ये r2 वेक्टर है, माइनस r2 जब करोगे तो दिस इज r1, दिस इज माइनस r2, इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो यही आपको मिल जाएगा वापस C1 C2। तो यस, दिस वेक्टर इज रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट C1 C2 वेक्टर। ये मिलता है ई नेट। और ध्यान से देखें तो ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। रो इज अ कांस्टेंट, 3 एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट, C1 C2 वेक्टर इज अ कांस्टेंट, क्योंकि ये दो सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन है। इन दोनों के सेंटर्स की जो क्वेश्चन में डिस्टेंस है वो फिक्स है, जो डायरेक्शन है वो फिक्स है। तो आप चाहे भी इस पॉइंट P को इस पूरी कैविटी में कहीं भी ले लीजिए, इसका आंसर हमेशा सेम आने वाला है। सो दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो यहाँ से मिलता है कि इनसाइड अ कैविटी electric field is always constant and is in the direction joining the two centers. ये यहाँ का एक इंपॉर्टेंट आपके पास रिजल्ट मिलता है। ठीक है, सो फील्ड इनसाइड अ कैविटी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। मोस्टली फिर बताता हूँ कि बहुत ज्यादा ये नहीं पूछा जाएगा जेई मेन लेवल तक भी। जेई मेन लेवल तक पे जो क्वेश्चन आ सकता है वो सिर्फ आपके इस रिजल्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, जो आपसे पूछ ले जाएगा कि एक कैविटी बना दी, उस कैविटी में दो चार फील्ड की डायरेक्शन के ऑप्शन दे देंगे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, या रैंडम किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ऐसा आपको चार ऑप्शन दे देंगे। तो पूछ लेंगे कि बताइए कौन सा आंसर सही है। तो हमें आंसर दे देना है यहाँ से कि जिस डायरेक्शन में C1 C2 मिल रहे हैं उस डायरेक्शन में फील्ड होगा। जैसे अगर मैं यहाँ बनाऊं तो ये डायरेक्शन C1 C2 की है, सो दिस इज द फील्ड डायरेक्शन इन द कैविटी। फील्ड हमेशा इस डायरेक्शन में रहेगा और हर जगह कांस्टेंट होगा, ये यहाँ पे फील्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आप लोग बाद में देख पाए इसे। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस विल बी द कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। सो आई गेस यहाँ तक सारी बातें क्लियर है आपको? यस और नो जल्दी से एक बार बता देंगे। यस सर। यस सर। ठीक है, ओके, तो यहां तक अपनी बात खत्म होती है फील्ड से रिलेटेड, फील्ड और गॉस लॉ से रिलेटेड, फ्लक्स से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल की बात। इस पूरे चैप्टर को आप मेजरली ऐसे दो तीन सेगमेंट्स में बांट सकते हैं। पहला सेगमेंट था फील्ड प्लस गॉस लॉ, दूसरा था पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी वाला, तीसरा जो इससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है वो है डाइपोल वाला। डाइपोल में हम फिर से फील्ड और पोटेंशियल की बात करेंगे इन रेस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द डाइपोल। डाइपोल की वजह से कितना फील्ड कितना पोटेंशियल होगा वो सारी बातें उसमें आएंगी। तो फिलहाल हम बात करते हैं पोटेंशियल का। एक बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है, और क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं तो ये आसानी से आप कर पाएंगे। ओके, सो पहली बात तो पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल वही है जो आपने ओम्स लॉ में पढ़ा था, V इक्वल टू आई आर, बचपन में पढ़ा था V इक्वल टू आई आर। इसमें V वाज द पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपने देखा था, है ना। कौन प्रोड्यूस कर रहा था? एक बैटरी प्रोड्यूस कर रही थी ये पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या था इस बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंसेस अगर ऐसे आप मैथमेटिकली डिफाइन करो तो कैन बी डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज या चेंज इन एनर्जी पर यूनिट चार्ज, अब इसको ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, इसको अगर फिजिकली समझा जाए तो क्या इसका तरीका है? तरीका यह है कि यहाँ पे कुछ चार्जेस रखे हुए हैं ऑलरेडी, एक चार्ज सिस्टम ऑफ चार्जेस यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, ऐसा है सिस्टम है। मान लीजिए क्यू चार्ज यहाँ पे है, टोटल मिला के यहाँ रखा हुआ है। इन्फिनिटी से मतलब बहुत दूर से आप एक छोटे से चार्ज क्यू को यहाँ पे लाना चाहते हैं, इस सिस्टम में लाके रखना चाहते हैं। ठीक है, अब इस सिस्टम में जब लाके रखेंगे तो क्या होगा? होगा ये कि ये पूरा पॉजिटिव मान लेते हैं, पूरा पॉजिटिव है, ये एक पॉजिटिव है, तो ये पूरा इसको लगातार रिपेल करेगा, रिपेल करेगा
और आप लाना चाह रहे हो इसी डायरेक्शन में, इसको यहाँ लाके रखना चाह रहे हो, तो आपको लगातार इस पे वर्क करना पड़ेगा, आपको लगातार इसको एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि आप इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट काम कर पाओ, ताकि आप इस चार्ज को यहाँ तक लेके आ पाओ। ये जो वर्क आपने किया किस चार्ज के लिए किया? इस क्यू चार्ज के लिए किया। तो जितना वर्क आपको यहाँ से यहाँ तक इसको लाने के लिए करना पड़ा, this work divided by charge q is given as the potential at this point because of all these charges q. इन सारे चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल यहाँ पे है वो पोटेंशियल क्या कहलाएगा? v पोटेंशियल। कैसे डिफाइन होगा? कि आप अगर एक टेस्ट चार्ज को, दिस इज अ टेस्ट चार्ज, तो आप यहाँ से इनफाइनाइट से इस पोजीशन तक लेके आना है, तो इस पोजीशन तक लाने में आपको जितना वर्क करना पड़ा, वो वर्क डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट बिकॉज ऑफ ऑल दिस चार्जेस। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो इसको आप रिलेट कर सकते हो फोर्स से। F इक्वल टू क्यू ई आपने पढ़ा था, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को बोला फोर्स बाय चार्ज, दिस वाज इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट चार्ज। ऐसे आप यहां लिख सकते हैं वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल। कहां से कहां तक वर्क डन? इनफाइनाइट से किसी एक पोजीशन तक लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ा अगेंस्ट ऑल दीज चार्जेस इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट बिकॉज ऑफ ऑल दीज चार्जेस। ये आपका पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है। अब पोटेंशियल डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट आता है वो भी ऐसा ही है। अभी हम इनफाइनाइट से लेके आए, तो इनफाइनाइट पे हम एक रेफरेंस लेके चलते हैं। ये हमारा रेफरेंस है। रेफरेंस मतलब यहाँ पे पोटेंशियल हम जीरो मानते हैं, पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज जीरो, और इस जीरो के करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे पोटेंशियल मेजर करते हैं। इस पॉइंट पे पोटेंशियल हम देखते हैं। तो जीरो हमारा रेफरेंस हो गया इनफाइनाइट पे, पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज जीरो, उसका करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमें कुछ पोटेंशियल मिल गया होगा पॉइंट पी पे। अब सोचो इन्हीं दो पॉइंट को मैं बात करूं, यहाँ पे कोई दो पॉइंट्स की अगर मैं बात कर लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट पी, एक पॉइंट क्यू है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा कि इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा, इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा पर यूनिट चार्ज, इन दोनों का डिफरेंस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू। ये पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो जाएगी। तो आगे हम बात करते हैं कि पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से पोटेंशियल कितना होता है। ये सारी बातें हम आगे अभी करने वाले हैं, ठीक है। अपनी मीटिंग अभी लास्ट ये खत्म होने वाली है 1 मिनट में, तो एक बार फिर से ज्वाइन करते हैं, उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए फिर से ज्वाइन करते हैं।